जय हिंद। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो क्लास होगा वो फ्रांस की क्रांति पर होगा। आपको बता दें कि जो फ्रांस की क्रांति हुआ था वो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। इस बात को समझना है। और फ्रांस की जो क्रांति हुआ था उसमें दो देशों की क्रांति का प्रमुख योगदान था। पहला ब्रिटेन की क्रांति का जो 1688 में हुआ था, और ब्रिटेन का जो 1688 का जो क्रांति हुआ था वह गौरवपूर्ण क्रांति था। कारण यह था कि ब्रिटेन के 1688 के क्रांति में एक भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ था। जैसे कि आमतौर पर जानते हैं कि क्रांतियों में रक्तपात होता ही है, लेकिन ब्रिटेन की जो 1688 की जो क्रांति हुआ था उसमें एक भी बंदे की मृत्यु नहीं हुआ था। दूसरा अमेरिकी क्रांति जो कि 4 जुलाई 1776 को हुआ था। तो इन दो क्रांतियों से प्रभावित होकर फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने भी अपने देश के अंदर एक क्रांति किया था जो कि 14 जुलाई 1789 को हुआ था। तो आइए जानते हैं कि इस क्रांति को फ्रांस के लोगों ने जो क्रांति किया था उसका क्या कारण था। पहला कारण जो उसकी राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण में यह था कि वहां फ्रांस में राजतंत्र था। राजतंत्र कहने का मतलब यह है कि वहां राजा का शासन था, राजा का ही शासन था और राजा ही सर्वोपरि था। फ्रांस में राजतंत्र था और वहां पे एक वंश चलता था, एक राजवंश वहां शासन करता था जिसका नाम था ब्रूबो राजवंश। और उस ब्रूबो राजवंश का एक राजा हुआ करता था लुई 14वां, जो एक नंबर का अत्याचारी निरंकुश शासक था। वो बोलता था कि मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही व्यक्ति जो अपने आप को राज घोषित कर रहा है और अपने शब्द को संविधान घोषित कर रहा है, तो वहां पे अपना संविधान नाम का कोई चीज नहीं होगा। उसका बोला गया ही शब्द जो था वो कानून था। और जनता पर वो तमाम तरह से जुल्म भी करता था। जब उसकी मृत्यु हो गया तो उसके स्थान पर 1774 में उसका बेटा यानी उसका नाती राजा बना, जिसका नाम था लुई 16वां। लुई 16वां का जो शादी हुआ था वो हुआ था मेरी एंतोइनेट से हुआ था, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जो एक नंबर की घटिया थी और खर्चीला स्वभाव की थी, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती थी। और वो सारे पैसे जो खर्च करती थी वो सारे पैसे टैक्स के रूप में आम जनता से लिया जाता था। तो ये भी राजनीतिक घटना भी फ्रांस की क्रांति का एक कारण बनता है। दूसरा कारण था सामाजिक कारण। आपको बता दें कि फ्रांस में जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। जैसे हम लोगों के यहाँ जो समाज होता है या तो धर्म के रूप में बटा होता है, नहीं तो जाति के रूप में बटा होता है। धर्म के रूप में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन होता है, यहूदी, पारसी होता है, और नहीं तो कुर्मी होता है, यादव होता है, राजपूत होते हैं, गुंजार होते हैं। ये तमाम जातियों में बटा होता था। लेकिन फ्रांस चूंकि यूरोप का देश है तो वहां का जो समाज था मेनली 3 भागों में बटा हुआ था। पहला जो वर्ग था समाज का वो था पादरी वर्ग। पादरी वर्ग जो था जिसकी संख्या बहुत ही कम थी, करीब 1,30,000 के करीब में थी। लेकिन पादरी वर्ग ही समाज का उच्च पदों पे आश्रित था और उनका काम केवल चर्च में जाना और पूजा पाठ कराना था। और पादरी का जो पद होता था वो अनुवांशिक होता था, जिसमें योग्यता का कोई उल्लेख नहीं होता था। और पादरी का वेतन भी बहुत ज्यादा ही होता था। दूसरा जो होता था वो अभिजात वर्ग, जिसको नोबिलिटी बोलते हैं आप। इसकी संख्या जो थी वो 40 लाख के करीब में थी। और तीसरा जो फ्रांस का तीसरा जो समाज था वो सामान्य जनता का था, जिसकी संख्या 2.5 करोड़ थी। और इसकी जो स्थिति थी, सामान्य जनता की जो स्थिति थी, जिसमें कि सामान्य जनता में मास्टर आते थे,
लेखक आते थे, वकील, जज आते थे, इन लोगों पर ही ज्यादा अत्याचार होता था। जबकि पादरी की स्थिति और नोबिलिटी यानी अभिजात वर्ग की जो स्थिति थी वो बहुत जबरदस्त स्थिति थी, बहुत अच्छी स्थिति थी। जो सबसे घटिया जो स्थिति थी वह वहां की सामान्य जनता की स्थिति थी। तो ये भी कारण था, सामाजिक कारण था जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुआ। और तीसरा कारण आर्थिक कारण भी था। आर्थिक कारण, फ्रांस में आपको बता दें कि जो पूंजीपति होते थे जैसे पादरी और अभिजात वर्ग, ये पूंजीपति होते थे, इनके पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, लेकिन ये और अधिक धन के लिए ये सामान्य जनता से ये लोग टैक्स भी लिया करते थे। इस कारण से इन पूंजीपतियों को टैक्स फार्मर भी कहा जाता था, यानी टैक्स वसूलने वाला। ये 5 साल या 6 साल में जाते थे सामान्य जनता के पास और बहुत सारा धन लेकर अपने पास रख लेते थे। कुछ राजा को देते थे और कुछ अपने पास रख लेते थे, जिसके कारण से इनके पास अपार धन हुआ करता था। और 5 या 6 वर्षों के बाद वो धन लेने के बाद भी फिर से एक और टैक्स लगा देते थे जनता पर, जो कि भूमि टैक्स कहलाता था, लैंड टैक्स कहलाता था। जब देखा कि जनता और सुखी संपन्न रह रही है तो उसको तबाह करने के लिए, क्योंकि आप जमीन पर रहते हो तो उसके लिए भी टैक्स दो, तो वो जनता से, सामान्य जनता से भूमि पर रहने के लिए टैक्स लिया करता था, जिसे हम लोग टैले कहते थे, टैले। और ये बिहार दरोगा 64 पोस्ट जो हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांस में जो भूमि टैक्स होता था उसका नाम क्या था, तो टैले। इस बात को ध्यान में रखना है। फिर ये टैक्स लेने के बाद भी जो टैक्स फार्मर थे उनका मन नहीं भरा, जनता को एकदम तबाह कर देना चाहते थे। तो फिर जनता जो अपना धर्म मानती थी तो उस धर्म को मानने के लिए उस पर एक और टैक्स लगा दिया, जो धार्मिक टैक्स था। और उस धार्मिक टैक्स का जो नाम था वो टी थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं टैक्स फार्मर जो थे, यानी कि जो पादरी थे और अभिजात वर्ग थे, उनके पास बहुत सारा धन जमा होता था, जबकि सामान्य जनता के पास एकदम निहंगे, एकदम उन लोगों के पास कुछ पैसा नहीं होता था और एकदम वो गरीबी में जीवन यापन करते थे। चौथा कारण था धार्मिक कारण। आपको बता दें कि जो फ्रांस में जो राजकीय धर्म था, क्योंकि भारत में तो कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत इज अ सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। न तो भारत हिंदुओं का देश है, न मुस्लिमों का देश है, न सिखों का, न शैइयों का, न बौद्धों का, न जैनों का, न यहूदियों का, न पारसियों का। भारत में कोई राष्ट्रीय धर्म ही नहीं है। लेकिन जो फ्रांस की जो क्रांति हुआ था उस समय फ्रांस में राजकीय धर्म था जो कैथोलिक धर्म था। ईसाई का ही एक शाखा है कैथोलिक धर्म। तो वहां का जो पादरी लोग थे, जो अभिजात वर्ग के जो लोग थे, वो कैथोलिक धर्म को मानते थे, जबकि जो सामान्य जनता जो थी वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती थी, जो ईसाई धर्म का ही एक शाखा है। ठीक है। तो जो प्रोटेस्टेंट धर्म जो मानता था जनता, उस पर तरह तरह से धार्मिक रूप से अत्याचार किया जाता था, धर्म को लेकर अत्याचार किया जाता था, जिसे लेटस द कैचेट कहा जाता है। यानी कि अगर फ्रांस की जनता जो प्रोटेस्टेंट धर्म मानती है, उनको धर्म के रूप में, धर्म मानने के लिए उनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था, और गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसे फ्रांस में लगभग 400 अनुच्छेद लागू था, लेकिन उन लोगों को किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तार किया जाता था, किस अनुच्छेद के तहत सजा दी जाता था, किस अनुच्छेद के तहत उस पर कार्रवाई होता था, ये प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को ही पता नहीं था। कहने का मतलब यही था कि राजा का सभी कानून था। तो धार्मिक कारण भी बना फ्रांस की क्रांति का, और एक बौद्धिक कारण। जो बौद्धिक कारण जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है,
कुछ बुद्धिजीवियों का वहां पे उद्भव हुआ, जिसमें कि आप मंटेस्क्यू को समझ सकते हैं। मंटेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखा था, द स्पिरिट ऑफ लॉ। और द स्पिरिट ऑफ लॉ के माध्यम से उन्होंने जनता को अपने अधिकार बताया कि आपकी क्या अधिकार हो सकती है। जैसे कार्ल मार्क्स ने बताया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वैसे ही मंटेस्क्यू ने भी अपने पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में बताया था कि जनता के जो मौलिक अधिकार है वो मिलने चाहिए। तो जनता ने उनकी विचारों से प्रभावित होकर वहां फ्रांस में क्रांति किया था। और द स्पिरिट ऑफ लॉ में मंटेस्क्यू ने यह बात बोला था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग होना चाहिए। और इस बात का उल्लेख हमारे भारत के संविधान में किया गया है, अनुच्छेद 50। आर्टिकल जब 50 देखिएगा तो आर्टिकल 50 में विधायिका और कार्यपालिका का और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, अलग अलग कार्य क्षेत्र बांट दिया गया है। और यह बात पहले ही मंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा में बता चुके थे। दूसरा जो व्यक्ति थे, जो विचारक थे, वह रूसो थे। रूसो, जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखा था। और ये जो पुस्तक था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दरोगा 1275 मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रूसो जो कि प्रजातंत्र का, जो फ्रांस में जो राजतंत्र चल रहा था उसके विपरीत रूसो फ्रांस में प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक पुस्तक लिखे थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके विचारों से भी वहां की जनता प्रभावित हुआ। तीसरे जो विचारक थे, जो कि वोल्टेयर, जो कि कहें कि जो चर्च के विरोधी थे, चर्च के विरोधी थे और जो राजतंत्र में अशुद्धियां था उसके भी विरोधी थे। तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा, द लेटर्स ऑन इंग्लिश के माध्यम से भी लोगों को ये जागरूक किए। चौथे जो विचारक थे, दिदरो ने एक पुस्तक लिखा था, एनसाइक्लोपीडिया, बृहद संहिता के माध्यम से भी उन्होंने लोगों को जागरूक किया। और इसी जागरूकता का प्रभाव यह होता है कि फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को क्रांति होता है। लेकिन फ्रांस की क्रांति जो होता है उसका कुछ तत्कालीन कारण भी था, कुछ तत्कालीन घटना भी था। जैसे कि आप 1857 की क्रांति को देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति होता है भारत में, तो उसका चर्बी वाला करतूस था जो मंगल पांडे करते हैं 29 मार्च 1857 को। तो वैसे ही फ्रांस की क्रांति का कुछ तत्कालीन कारण था। ये ऐसे तो क्रांति का जो रूपरेखा पहले से ही पूर्व निर्धारित हो चुका था कि क्रांति होगी, लेकिन कुछ क्रांति का एक तत्कालीन घटना होता है। तो वो क्रांति का जो तत्कालीन घटना था वो टेनिस कोर्ट। आपको बता दें कि जो पादरी जिनकी संख्या कम थी उसके भी 3 प्रतिनिधि हुआ करते थे। अभिजात वर्ग जिनकी संख्या लगभग 40 लाख हुआ करता था, उनकी भी संख्या 300, उनके प्रतिनिधियों की संख्या होती थी। जबकि सामान्य जनता जिसकी संख्या 2.5 करोड़ थी, उसका प्रतिनिधित्व मात्र 600 था। तो इस दृष्टि से आप देख सकते थे कि पादरी और अभिजात वर्ग और सामान्य जनता एक तरफ और पादरी और अभिजात वर्ग एक तरफ, क्योंकि 300 था तो इन लोगों का 600 हुआ। 600 जो था वो सामान्य जनता का, तो ये प्रतिनिधि थे। लेकिन इन लोगों की जो एक संस्था थी, जो इन लोगों के डायट था, जो संसद था नेशनल असेंबली, उसमें सामान्य जनता के जो प्रतिनिधि थे उसमें उन लोगों को घुसने नहीं दिया गया। जब उसमें इन लोगों को बैठने नहीं दिया गया, तो जब संसद में ये लोग बैठेंगे नहीं, नेशनल असेंबली वहां कहा जाता है, वहां की संसद को, फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। जब नेशनल असेंबली में जब ये बैठेंगे नहीं तो अपनी बात, अपनी मांग किसके पास रखेंगे? तो ये अपनी मांग नहीं रख सकते हैं, कारण कि इनको नेशनल असेंबली में घुसने ही नहीं दिया जा रहा था, बल्कि वहां पे नेशनल असेंबली में बाउंसर को इकट्ठा कर दिया गया था। बाउंसर यानी बॉडीगार्ड, और बॉडीगार्ड के माध्यम से इन 600 लोगों को, जो सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे, इनको जमकर कूटा जाता है। फिर ये 600 जो प्रतिनिधि थे, जो सामान्य जनता के जो प्रतिनिधि थे, ये कुटाकर पिटाकर बाहर निकलते हैं। और फिर 20
जून 1789 को यह टेनिस कोर्ट की शपथ लेते हैं। एक स्टेडियम होता है जिसको टेनिस कोर्ट कहते हैं, वहां पे जाकर ये शपथ लेते हैं कि जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक फ्रांस में क्रांति होगी। और यही तत्कालीन घटना होती है। और यही टेनिस कोर्ट का जो ये घटना बोले थे कि जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक क्रांति होगी, क्रांति चलती रहेगी, तो ये बोले थे मिराबियो और ओबेसियो। मिराबियो और ओबेसियो से अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, दरोगा पीटी 1275 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिराबियो और ओबेसियो ने क्या किया था। तो आपको बता दें, टेनिस कोर्ट के ये नायक थे। टेनिस कोर्ट की जो घटना हुआ था 20 जून 1789 को हुआ था। फिर क्या हुआ कि जो टेनिस कोर्ट की घटना के बाद क्या होता है, ये घटना आगे बढ़ती है और वहां क्रांति हो जाती है। 14 जुलाई 1789 को वहां क्रांति हो जाती है। और जो क्रांति, जो टेनिस कोर्ट के जो लोग थे, जो 600 लोग थे, वो आगे बढ़ते हैं और जेल में जो कैदी जो बन के, जो लुई सोलहवां ने लोगों को गिरफ्तार करके रखा था, फिर ये जो 600 लोग जाते हैं और जेलों की ओर बढ़ते हैं। जो पेरिस में, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, पेरिस में एक बास्तिल जेल था, तो बास्तिल जेल को लोग तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं और फिर वहां के अपराधियों को, कैदियों को बाहर निकाल देते हैं और वहां से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और वो लोग जब अपराधी, जो कैदी, जो राजा के नजर में जो अपराधी और कैदी थे, वो बाहर निकलते हैं, तब वो राजा के जो महल, जो वायसराय का महल था, उसे कुचल देते हैं। और फिर जो वहां का एक नायक हुआ करता है, रॉबस्पियर वहां आतंक का राज स्थापित करता है। और वो वामपंथी विचारधारा का था। वो प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्थापित करना चाहता था। उसने जैकोबिन क्लब का भी स्थापना किया, जो बाद में टीपू सुल्तान उसके सदस्य भी बने, जो भारत के, आप जानते ही, मैसूर के राजा हुआ करते टीपू सुल्तान। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब का सदस्य, वो जैकोबिन क्लब का वो सदस्य बनते हैं टीपू सुल्तान। लेकिन रॉबस्पियर जो था, फ्रांस के जैकोबिन क्लब का वो फाउंडर था, संस्थापक था, और वहां पे आतंक का राज स्थापित करता है। जैसे ही फ्रांस में आतंक का राज स्थापित होता है, फ्रांस में त्राहिमाम हो जाता है। जो राजा होता है घुटने पर आ जाता है और अपना गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को क्रांति का नायक घोषित कर देता है और खुद को फ्रांस का सर्वसर्वा घोषित कर लेता है, अपने आप को राजा मान लेता है। और जनता भी नेपोलियन बोनापार्ट का स्वागत करती है और उसे सिंहासन पर बैठा देती है। फिर नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा हो जाता है और 21 जनवरी 1793 को लुई सोलहवां और उसकी पत्नी मेरी एंतुआनेट, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उन लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दे दिया जाता है। और इस तरह से जो राजतंत्र था, जो निरंकुश राजतंत्र था, अत्याचारी राजतंत्र था, उसका अंत हो जाता है। लेकिन नेपोलियन जिस मकसद से आया था कि फ्रांस में वो लोकतंत्र स्थापित करेगा, लेकिन उसने भी लोकतंत्र स्थापित नहीं करता है। वो राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करता है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट कद में छोटा था, हाइट में छोटा था, लेकिन उसका विचार बहुत ही उच्च लेवल का था, सैन्य क्षमता वाला था और पूरे फ्रांस में उसने राष्ट्रीयता फैला दिया, फ्रांस के लोगों को एक कर दिया। और यही फ्रांस की जो राष्ट्रवाद, जिसको हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं, जैसे कि आप देखते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। जैसे अगर हम पाकिस्तान को हराते हैं क्रिकेट में या युद्ध में, तो हमारे देश के लोगों को खुशी होती है, हमें खुशी होती है। आप देख रहे हैं तो आपको खुशी होती है, आप भारत के हैं तो ये खुशी होती है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग भारत में भौगोलिक रूप से रहते हैं, सांस्कृतिक रूप से रहते हैं, सामाजिक रूप से रहते हैं और इस देश से हमारा जुड़ाव है। तो यही जो है, यही राष्ट्रवाद है। जब ऑस्ट्रेलिया ने हमको, हमारे देश को क्रिकेट में जब हराया था, 50-50 ओवर का जो मैच, जो फाइनल खेला गया था, जब उस मैच में हराया था तो हमारा पूरा भारत देश दुखी हो गया था। तो इस दुखी होने का भी कारण राष्ट्रवाद था, क्योंकि हम अपने देश से लगाव रखते हैं। और पाकिस्तान को हम हराते हैं, या न्यूजीलैंड को हराते हैं, या किसी अन्य देश को हराते हैं, चाइना को हराते हैं, तो हमें खुशी होता है। तो ये दुखी और खुशी होना यही राष्ट्रवाद को दर्शाता है, क्योंकि हम लोग क्षेत्र से जुड़े हैं, सामाजिक रूप से जुड़े हैं,
सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं, धार्मिक रूप से जुड़े हैं, तो यही राष्ट्रवाद होता है, यही एकता होती है। फिर आपको बता दें कि जब नेपोलियन राजा बन जाता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, उससे 14 जुलाई 1789 की जो क्रांति होती है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। उसका प्रभाव पड़ता है कि इक्वलिटी, जो समाज में समानता स्थापित होता है, सभी लोगों को समान अधिकार दे दिया जाता है, कोई उच्च नहीं कोई नीच नहीं, सब लोग समान कर दिया जाता है। फिर सभी लोगों की स्वतंत्रता, फ्रीडम प्रोवाइड करा दिया जाता है, सभी लोग को स्वतंत्र कर दिया जाता है, कोई किसी का गुलाम नहीं होता है। वहां पर क्या कर दिया जाता है, दास प्रथा का अंत कर दिया जाता है। 1848 में ही अंत किया गया था, मतलब 1848 में जाकर वहां दास प्रथा का अंत हो जाता है। बाद में पूर्णतः दास प्रथा का अंत हो जाता है और वहां के लोगों को स्वतंत्र कर दिया जाता है। वहां बंधुत्व, तो सभी लोगों को भाई माना जाता है। और यही कॉन्सेप्ट है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो हम लोग तीन शब्द जो देख रहे हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, वो जो विचार था, जो फ्रांस के क्रांति का जो विचार था, वो विचार हम लोग अपने देश की संवैधानिक प्रस्तावना में भी इसको लागू किए हुए हैं। बाद में फ्रांस में गणतंत्र भी स्थापित होता है। और वो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि वहां राजा का जो शासन होगा वो फिक्स होगा, 5 साल 4 साल 3 साल फिक्स होगा। और वही गणतंत्र शब्द जो है हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में भी लागू किया गया है। फिर फ्रांस में फ्रांस जो होता है क्रांति के बाद लिखित संविधान की अवधारणा पेश करता है। तो लिखित संविधान की जो अवधारणा पेश किया था वो सबसे पहले फ्रांस ने किया था। क्वेश्चन हो सकता है कि लिखित संविधान किसने लागू किया था, तो वो अमेरिका, लेकिन जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो अवधारणा दिया था, वो फ्रांस ने ही दिया था। तो ये सारा जो हमने फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में जितना भी महत्वपूर्ण बातें था आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे लगी ये जानकारी, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।